फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से माइंड मैप शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पे माइंड मैप में देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव और इससे रिलेटेड बहुत सारे बातें दिए गए हैं। तो आइए बारी बारी से सभी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। यहाँ पे है स्विस पनीर जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमानी के द्वारा बनाया जाता है। और यहाँ पे ब्रेड सैकेरोमाइसीज सेरेवाइसी द्वारा और दही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें दिए गए हैं। यहाँ पे है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। एक में है बैकुलो वायरस जो कि कीट व ऑर्थोपोड नियंत्रण करता है। फिर है बैसिलस थुरिंजियंसिस जो कि कैटरपिलर नियंत्रण करता है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे दिया गया है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव जो कि अवायवीय और वायवीय दो तरह के होते हैं। यहाँ पे है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। यहाँ पे दिया गया है सभोजी नाइट्रोजन स्थिरी जीवाणु राइजोबियम। यहाँ पे स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरी जीवाणु एजोटोबैक्टर, सहभोजी नाइट्रोजन स्थिरी साइनोबैक्टीरिया एनावीना एजोला। और यहाँ पे है स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरी साइनोबैक्टीरिया नॉन स्टॉक। फिर देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पे हो जाएगा मिथेनो बैक्टीरियम। ये बात आप सभी को याद रखनी है थोड़ा सा। फिर यहाँ पे दिया गया है औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव। यहाँ पे है आणविक पेय पदार्थ जैसे सैक्रोमाइसीज सेरेवाइसी। फिर कार्बनिक अम्ल में देखें तो यहाँ पे एस्परजिलस साइट्रिक अम्ल नाइजर। फिर है यहाँ पे एसिटोबैक्टर एसिटिक अम्ल। फिर है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिक अम्ल। फिर है लैक्टोबैसिलस लैक्टिक अम्ल। फिर है यहाँ पे अस्टैटिन मोनेस्कस परप्यूरिया। फिर है साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से रिलेट करती है। तो ये सभी बात आपको कहीं ना कहीं माइंड में रखनी है। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। सूक्ष्म जीव ये क्या है? तो ये विविध रूपायित प्रोटोजोआ जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्मदर्शी पादपों से होते हैं। विषाणु, विरायड तथा प्रायोन भी प्रोटीनीय संक्रमित कारक है। LAB इसे क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड बैसिलस दूध में वृद्धि कर इसे दही में परिवर्तित करता है। इसमें लैक्टिक अम्ल बनता है जो दूध को थक्का बनाता है। ओके। फिर है ढीला ढाला आटा डफ। इसका उपयोग इडली तथा डोसा जैसे भोज्य पदार्थ बनाने में जीवाणु के किण्वन फर्मेंटेशन द्वारा होता है। आटा का फूला होना पफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के कारण होता है। ब्रेड बेकर ईस्ट सैकेरोमाइसीज सेरेवाइसी के द्वारा डफ के फर्मेंटेशन किण्वन से ब्रेड बनता है। स्विस चीज की बात करें तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनाई नामक बैक्टीरियम द्वारा उत्पन्न होता है। अब देखिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखें, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो फर्स्ट में है यहाँ पे निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं।
4 ऑप्शन है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से यानी कि स्टेफन हेल्स। प्रश्न संख्या 2 है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? 2015 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है तो ऑप्शन ए हो जाएगा जीवाणु। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? और ये 2016-2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लैक्टोबैसिलस। ये तो सभी को पता होना चाहिए और एग्जाम में बार बार पूछ दिए जाते हैं। अब देखें यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला में जीवाणु भोजी की नामांकित चित्र की संरचना द्वारा दर्शाएं। और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है तो इसका उत्तर यहाँ पे आप सभी देख लीजिए, कुछ इस तरह से आप लोग दे दीजिएगा। जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज कुछ इस तरह से है। सिर है, कॉलर है, पुच्छ पट्टिका, कील, प्रोक्स। हालांकि ये उतना नहीं पूछता लेकिन अगर आए तो आप लोग बना दीजिएगा, सिंपल सा है। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, सूक्ष्म जीव क्या है? मानव कल्याण में इनकी भूमिका का संक्षिप्त वर्णन करें। 2016 और 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर आप लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। सूक्ष्मजीव के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवाणु, प्रोटोजोअस, वायरोइड्स इत्यादि आते हैं। ऐसे बहुत से जीवाणु तथा कवक का संवर्धक माध्यम द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। ऐसे सूक्ष्मजीवों का उपयोग मानव कल्याण हेतु कई तरह से किया जाता है जो निम्नलिखित है। पहला में है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीवों की भूमिका, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो दूध से दही निर्माण में भाग लेता है। इसमें लैक्टोज से लैक्टिक अम्ल का निर्माण किण्वन द्वारा होता है। प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमानी तथा सैकेरोमाइसिस सेरेवाइसी नामक जीवाणु का उपयोग पनीर तथा डोसा निर्माण में होता है। दूसरा में है यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्मजीव की भूमिका, पेनिसिलियम नोटेटम और कुछ अन्य सूक्ष्मजीवों द्वारा एंटीबायोटिक निर्माण में। तीसरा में है बाहित मल जल उपचार में किया जाता है। 4 में है बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्मजीव की भूमिका, जैसे मिथेनोबैक्टीरियम जो गोबर गैस उत्पादन में किया जाता है। 5 में है जैव नियंत्रक के रूप में सूक्ष्मजीव, बैसिलस थुरिंजिएसिस जो बीटी कपास उत्पादन में होता है। 6 में है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्मजीव, जैसे एजोबैक्टर, राइजोबियम तथा नाइट्रोसोमोनास जो मुख्य रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। अब देखिए यहाँ पे औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे है प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स, इसका निर्माण सूक्ष्मजीव की उपापचयी क्रियाओं द्वारा होता है जो किसी अन्य सूक्ष्मजीव के लिए हानिकारक या निरोधी होते हैं। पेनिसिलिन प्रथम खोजी प्रतिजैविक है, ये बात आप सभी को याद रखनी है, पूछ दिया जाता है। फिर है किण्वित पेय, फर्मेंटेड बेवरेज, ईस्ट के प्रयोग द्वारा अनेक प्रकार के अल्कोहलिक पेय का निर्माण किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है, अतः इसे किण्वित पेय कहते हैं, जैसे विस्की, रम और ब्रांडी। ओके, अब देखिए यहाँ पे सिरका यानी कि विनेगर। सिरका का निर्माण शर्करा घोल में एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु के प्रयोग से होता है। आगे है जैव सक्रिय अणु, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। यहाँ पे एंजाइम के अतिरिक्त अन्य अणु जिसका उत्पादन सूक्ष्मजीव से होता है जैव सक्रिय अणु कहलाता है, जैसे साइक्लोस्पोरिन जो ट्राइकोडर्मा पोलियोस्पोरम नामक फंगस से बनाया जाता है। यहाँ पे है कार्बनिक अम्ल, यहाँ पे स्रोत या जीवाणु, साइट्रिक अम्ल यानी कि एस्परजिलस नाइजर, एसिटिक अम्ल तो एसिटोबैक्टर एसिटी, ब्यूटारिक अम्ल तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस। अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहला है पॉस्चराइजेशन में गर्म करते हैं और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है तो क्या करते हैं, तो सी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर।
किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर। दूसरा में है ब्रीवरी का संबंध किससे है? तो ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सेक्रोमाइसिस से। ओके, अब लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला में जीवाणु जनित किन्हीं 4 प्रतिजैविक के नाम लिखे, और ये 2014 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। पे दिया गया है जीवाणु जनित 4 प्रतिजैविक निम्न है। पहला में है इमोक्सिलिन, दूसरा में है सिप्रोफ्लोक्सासिन, तीसरा में है मेट्रोनाडाइजोल, 4 में है एजिथ्रोमाइसिन। ओके, बाहितमल उपचार में सूक्ष्मजीव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे है फ्लॉक्स यानी कि उर्नक, कवकीय तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं की जाली जैसी झुंड जो वायवीय है। बाहितमल, मानव मल सहित म्यूनिसिपल जल को बाहितमल जल यानी कि सीवेज कहते हैं। बाहितमल उपचार, तो यहाँ पे दिया गया है विसर्जन से पूर्व बाहितमल का उपचार बाहितमल संयंत्र में किया जाता है ताकि प्रदूषण मुक्त हो जाए। फिर है प्राथमिक उपचार, मूलभूत से उपचार के इस पद में बाहितमल से बड़े छोटे कणों का निस्पंदन तथा अवसादन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिए जाते हैं। द्वितीयक उपचार, यह जीव विज्ञानी उपचार है जिसमें प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायु टैंकों में से गुजारा जाता है। फिर है प्राथमिक आपंक स्लज, सभी ठोस जो पानी के नीचे बैठे कण है प्राथमिक आपंक कहलाते हैं। फिर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसे शॉर्ट में BOD कहते हैं। यह ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। अप्रत्यक्ष रूप से जल में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का मापन ही BOD है। जब व्यर्थ जल का BOD अधिक होगा तब प्रदूषण क्षमता भी अधिक होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला में वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं कहलाते हैं। 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फ्लाक्स। लघुत्तरीय प्रश्न है, निम्नांकित पर संक्षेप में लिखे। 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में है BOD और बी में है उर्न। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, फर्स्ट का ए में है BOD, इसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। यह वायवीय जैव द्वारा जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता को दर्शाता है जो जल में घुलित कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में प्रयुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यह अनुकूल ताप तथा सीमित समय के अंदर होता है। बी में है यहाँ पे फ्लाक्स यानी कि उर्नक, यह बड़े भारी अर्ध सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ तथा सूक्ष्म जीव युक्त कवक तंतु की जालीनुमा संरचना है। यह द्वितीयक उपचार टैंक में जमा होता है, इसे सक्रिय अवमल कहते। इसे इनोक्यूलम तथा एनएरोबिक डाइजेस्टर में बायोगैस उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। फिर अवशेषी अवमल को खाद या गड्ढा भरने में प्रयुक्त किया जाता है, जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में है, पहला में वाहित मल क्या है? इसके उपचार की किसी एक विधि का संक्षिप्त विवरण दे। और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आपको संक्षिप्त में विवरण देना है। तो वाहित मल यानी कि सीवेज या म्यूनिसिपल वर्ज्य पदार्थ जल निकाय में मौजूद मानव मल मूत्र सहित अन्य कार्बनिक पदार्थ एवं कई प्रकार के रोगजनित सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। यदि ऐसे सीवेज वाटर को सीधे नदी में प्रवाहित कर दिया जाए तो जलीय जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ जाता है। अतः इसे प्राथमिक व द्वितीयक उपचार विधि द्वारा साफ कर फिर नदियों में प्रवाहित किया जाता है। प्राथमिक या भौतिक उपचार विधि, तो इस विधि में बाहित मल में मौजूद छोटे बड़े उत्प्लावित ठोस कणों को फिल्ट्रेशन एवं सेडिमेंटेशन के द्वारा हटाया जाता है। छानने के क्रम में छनित को बड़े सेटिंग टैंक में रखा जाता है जहां ग्रिट नीचे बैठ जाता है। अब सेडिमेंट को प्राइमरी स्लज कहते हैं जबकि सुपरनेटेंट को इफ्लुएंट कहते हैं।
अब देखिए एक टॉपिक दिया गया है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। बायोगैस जीवों में चयापचय द्वारा उत्पन्न गैस को बायोगैस कहते हैं, जैसे CO2 तथा H2S। अब है मिथेनोजेंस। मीथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणु को सामूहिक रूप से मिथेनोजेंस कहते हैं, जैसे मिथेनोनेक्टीरियम। गोबर गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोगैस का ही दूसरा नाम है जो गोबर गैस द्वारा रिम्यूनोकोकस जीवाणु की मदद से तैयार किया जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला में है बायोगैस में होता है क्या है। 2012 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ABC सभी। ठीक है। अब देखिए दूसरा में है गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। ये भी 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मिथेनोजेंस। तीसरा में है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है, और ये 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि धान का खेत, पशु, दीमक सभी हो जाएगा। अब दिया गया है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, कलर चेंज कर लिए हैं। जैव नियंत्रक विधियों द्वारा पादप रोग तथा जनक का नियंत्रक कहलाता है। रासायनिक पीड़कनाशी या कीटनाशी विषैला पदार्थ जो जीवों तथा मानव के लिए हानिकारक हो तथा प्रदूषण का कारण हो, जैसे DDT। अब है यहाँ पे खरपतवार नाशी जो खरपतवार को नाश कर दे। फिर है जैव नियंत्रक कारक, जैसे यहाँ पे बैसिलस थुरिनजिएंसिस, इसके द्वारा बटरफ्लाई कैटरपिलर को नियंत्रित किया जाता है, जो छोटे थैले में उपलब्ध रहते हैं शुष्क बीजाणु के रूप में। फिर है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, प्रभावशाली जैव नियंत्रण कारक है बहुत से पादप रोग जनकों के लिए। फिर है यहाँ पे बैक्यूलोवायरस जीन्स, यानी कि न्यूक्लियो पॉली हेड्रोवायरस, यह कीट तथा अन्य ऑर्थोपोड्स पर आक्रमण करता है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहला में है इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है। 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से, यानी कि मेलोइडोजीन इनकोग्निटा। फिर है दूसरा में बैसिलस थुरिनजिएंसिस द्वारा स्रावित आवेश प्रोटीन इनमें से कौन है। 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि क्राई प्रोटीन। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला में है सूक्ष्म जीवों का उपयोग पादप रोगों तथा पीड़कों के जैव नियंत्रण कारक के रूप में कैसे किया जाता है। तो 2016 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। आधुनिक समाज में यह समस्याएं रसायनों, कीटनाशियों तथा पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जाती है। ये रसायन मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत ही विषैले तथा हानिकारक है। ये पर्यावरण, मृदा, भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं तथा फलों, साग सब्जियों और फसलों पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। फिर है खरपतवार नाशियों का प्रयोग खरपतवार को हटाने में किया जाता है। पीड़क यानी कि पेस्ट तथा रोगों का जैव नियंत्रण, कृषि में पीड़कों के नियंत्रण की यह विधि रसायनों के प्रयोग की तुलना में प्राकृतिक परभक्षण यानी कि प्रीडिएटर पर अधिक निर्भर करती है। कुछ प्रमुख जीव जो पीड़क पेस्ट को नियंत्रित करते हैं निम्नलिखित है। पहला में है बैसिलस थुरिनजिएंसिस जो बटरफ्लाई कैटरपिलर के नियंत्रण में किया जाता है। दूसरा में है ट्राइकोडर्मा, एक फंगस है जो विभिन्न पादप रोग जनकों के प्रभावशील जैव नियंत्रण में भाग लेता है। तीसरा में है बैक्यूलो
वायरसेस ऐसे रोगजनक हैं जो कीटों तथा संधिपादों यानी कि ऑर्थ्रोपोड्स पर नियंत्रण करते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का दूसरा है, पीड़क प्रबंधन क्या है? एकीकृत पीड़क प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो दिया गया है, यह विनाशकारी कीटों के नियंत्रण की विधि है जो जैविक या प्राकृतिक विधियों द्वारा किया जाता है तथा रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग द्वारा कीटों के प्रभाव को कम किया जाता है। यह निम्नलिखित चीज़ों से मिलकर बनता है। ए में है सैनिटेशन, बी में सांस्कृतिक अभ्यास द्वारा, सी में है जैव नियंत्रण द्वारा और डी में है प्राकृतिक कीटनाशी द्वारा। विनाशकारी कीट प्रबंध में कुछ जीन जो रोग प्रतिरोधी हों को प्रवेश कराया जाता है, जैसे पूसा गौरव किस्म सरसों का जो एफिड्स कपास किस्म के विरुद्ध बाल कृमि हेतु। फिर है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। यहाँ पे दिया गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स, ये विभिन्न सूक्ष्म जीव है जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में भाग लेता है, जैसे नीलहरित शैवाल, राइजोबियम आदि। फिर है माइकोराइजा, उच्च कुल के पौधों की जड़ों एवं कवक के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। फिर है स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिर जीवाणु या एजोस्पाइरिलम तथा एजोटोबैक्टर, सहभोजी नाइट्रोजन स्थिर जीवाणु यानी कि राइजोबियम। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला में है, निम्न में से कौन जैविक खाद नहीं है? 2018 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बैसिलस थुरिंजिएंसिस। दूसरा में है, नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि चावल। तीसरा में है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका उपयोग करते हैं? 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा नीलहरित बैक्टीरिया का। 4 में दिया गया है, किस गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है? 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांकिया। फिर है 5वां में, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। 2015 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जैविक खाद। प्रश्न संख्या 6 है, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाला जीव समूह है और ये 2012 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी यानी कि जैविक खाद। फिर है 7 में, जैविक खाद का मुख्य स्रोत है। 2012 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि जीवाणु। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 आता है, दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है? 2012 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट एंड इजी है। ये हो जाएगा राइजोबियम। 9 में है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि राइजोबियम। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 आता है, कह रहा है फ्रैंकिया है एक। 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो फ्रैंकिया क्या है? तो ये जैव उर्वरक है, याद रखेंगे। 11 में आता है, कवक मूलक एक सहजीवी संघ है और ये 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच। 12 में है, एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि एनाबेना के साथ। ओके। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला में है, वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में संक्षेप में लिखें। 2016 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर, बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण होता है, जैसे एजेटोबैक्टर तथा एनाबीना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आणविक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदला जाता है।
दूसरा में है, दो साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण दे जो जैव उर्वरक है। 2014 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एनाबीना तथा नोस्टॉक। अब प्रश्न संख्या 3 है, लघु उत्तरीय प्रश्न में जैविक खाद के उपयोग से होने वाले दो लाभों को लिखें। और ये 2011 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, पहला में मृदा की उर्वरता में वृद्धि और दूसरा में फसल उत्पादन में वृद्धि। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, पहला में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्मजीवों की भूमिका के बारे में बताएं। 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने, जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा का पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इसके मुख्य स्रोत जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया इत्यादि है। कुछ प्रमुख जैव उर्वरक का उदाहरण तथा प्रमुख भूमिका निम्न प्रकार है। पहला में है स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु यानी कि एजिटोबैक्टर, जो कॉटन, मक्का तथा धान के खेत में पाया जाता है, जो सिर्फ पैदावार ही नहीं बढ़ाता है बल्कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करता है। दूसरा में स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि साइनोबैक्टीरिया, एग्जाम्पल में हो जाएगा एनाबीना, जो मृदा में अतिरिक्त कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ अतिरिक्त नाइट्रोजन को भी बढ़ाते हैं। तीसरा में है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, एग्जाम्पल में हो जाएगा राइजोबियम, जो पौधों से भोजन तथा आश्रय यानी कि शेल्टर लेता है तथा इसके बदले में स्थिर नाइट्रोजन का एक हिस्सा पादप को उपलब्ध कराता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा में है, जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं। जैव उर्वरक किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। और ये 2021-2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, जैव उर्वरक वैसे सूक्ष्म जीव है जो मृदा में पोषक की मात्रा को बढ़ने में भाग लेता है जिससे फसल की वृद्धि हो सके। ऐसे सूक्ष्म जीव में जीवाणु, नीलहरी शैवाल एवं माइकोराइजल फंगी आते हैं। विभिन्न जैव उर्वरक का वर्णन निम्न प्रकार है। पहला में है स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, ये मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हैं तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, जैसे एजोबैक्टर। दूसरा में स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया, जैसे एनाबीना एवं नोस्टॉक। तीसरा में है सहभोजी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, जैसे राइजोबियम। फोर में है सहभोजी नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया, जैसे एजोला। 5 में है माइकोराइजा, यह एक विशेष प्रकार की रचना है जो बीज वाला पौधों की जड़ों तथा कवक के बीच बनाती है। इस यहाँ पे सहजीवी संबंध में भूमि में पाए जाने वाले कवक जड़ों के बाहर तथा अंदर अवस्थित होकर पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जैव उर्वरक के महत्व या भूमिका, ये मृदा संरचना को समृद्ध बनाता है। फिर आगे है, ये प्रदूषण से मुक्त करते हैं, यह मृदा में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ के आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में भी विजिट करते रहें, बहुत सारे वीडियो हैं, वहाँ से भी पढ़ के अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और भी वीडियो आने वाला है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज़रूर से शेयर कर दें।